सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। थोड़ा बर्दाश्त कीजिए मेरे साथ। आप आवाज़ को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन आज आपको बताएंगे एक नया अंडरवर्ल्ड पनप रहा है मुंबई में। ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। वो लोग एक ज़माने में जो पुराने भाइयों की टांगे दबाया करते थे, उनका खाना लेके जेल में जाया करते थे, उनके घर में उनके बच्चों का ख्याल रखा करते थे, जिनको हम एरंड बॉयज कहते हैं, नौकर चाकर किस्म के लोग, यकीन वाले थे। उनके ऊपर बॉस को भरोसा हुआ करता था, लेकिन उन्होंने कभी कोई क्राइम नहीं किया था, मर्डर नहीं किया था, गोली नहीं चलाई, किसी को मारा नहीं, कभी जेल नहीं गए, पर भाई के लिए सब कुछ करते थे। उनका काम हुआ करता था पुलिस वालों के साथ तालमेल रखना, उनको पैसा दे के आना, हफ्ता जेल के मुलाजमों के साथ तालमेल रखना। इस किस्म का एक सेटअप था जो जिनको हम कहते हैं सेकंड थर्ड रंग, फुट सोल्जर जिनको कहते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो सिपाही होते हैं, छोटे मोटे काम करने वाले। उसके बाद एक दूसरी क्लास भाइयों के पास हुआ करती थी जो पॉलिटिशियंस के साथ मेल मिलाप रखते थे। वो थोड़ी से ऊपर के स्टैंडर्ड के हुआ करते थे, जिनका भी कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था। उनमें कुछ वकील हुआ करते थे, कुछ डॉक्टर हुआ करते थे, कुछ बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, कुछ बड़े होटल की चेन चलाने वाले लोग हुआ करते थे, जो अंदर खाते उनकी हेल्प किया करते थे पॉलिटिशियंस को, मिल मिला के साहब ये अपना आदमी है, कल काम आएगा। उसके कारण थे अपने आप। पहले मैं छोटे से कारण बता दूं आपको संक्षेप में, फिर अब एक 5 स्टार होटल है बॉम्बे में, वहाँ पे एक यूनियन है। अगर यूनियन हड़ताल पे चली जाती है तो 5 स्टार का धंधा चौपट हो जाएगा। अब उस यूनियन को हड़ताल में जाने से रोकने के लिए कौन हो सकता है? वो पुलिस तो हो नहीं सकती। पुलिस तो तब आएगी जब कोई दंगा फसाद होगा। पुलिस ये तो वर्कर्स को कह नहीं सकती कि आप स्ट्राइक मत करो। तो इस किस्म के इंटरमीडिएटरी जो होते थे, बीच बचाव करने वाले, वो इन होटल मालिकों से, फैक्ट्री मालिकों से, बड़े बड़े बिल्डरों से, कंट्रैक्टर से, जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में लेबर काम करती थी, उनके साथ, ताकि उनके धंधे को नुकसान नहीं हो और मुलाजिम जो हैं, वर्कर जो हैं, वो हड़ताल पे नहीं जाएं, मालों का नुकसान नहीं हो, तो उनको डरा धमका के कंट्रोल में रखने के लिए अंडरवर्ल्ड के कारिंदों की जरूरत पड़ती थी। और वो मुहैया करवाते थे ये सफ़ेद पोश लोग, जो कहने में काफ़ी बड़े लोग हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि वो खुद बड़े लोग थे, उनकी दोस्ती भी बड़े लोगों से होती थी, तो उस तरीके से ऑपरेट करते थे। और उसी समय एक बड़ी ट्रेड यूनियनिज्म भी चलता था। यूनियन के नेता दत्ता सामत जैसे, वो भी यही काम करते थे, लेकिन बाद में मर्डर हो गया। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने ये सोचा
कि जितना पैसा ये ट्रेड यूनियन लीडर कमाते हैं, अगर ये ट्रेड यूनियन हम ही टेक ओवर कर ले तो ये पैसा हमारे लोगों के पास आएगा। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ट्रेड यूनियन विंग बना लिए। उसमें होता क्या है, जब आप ट्रेड यूनियन बनाते हो तो हर वर्कर को एक ईयरली फीस भरनी पड़ती है, साल का इतने हजार चंदा आपको देना पड़ता। वो पैसा सब यूनियन के नाम पे इकट्ठा होता है और जब कभी उनकी ज़रूरत पड़े तो पॉलिटिकल पार्टी अपने यूनियन के बलबूते थे उनको इस्तेमाल करते थे। वो तो छोड़ो, उनके बहाने से बिजनेस के मालिकों को ब्लैकमेल करते थे कि आप अभी हमारी इलेक्शन आने वाली है, पैसे की ज़रूरत है, आप हमें इतना अमाउंट दे दीजिए, नहीं तो हम कल से स्ट्राइक कर देते हैं, पार्टियां लगा देते हैं, आपका धंधा बंद। इसी तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यहाँ से मुंबई बहुत बड़ा शहर, टनों मिलियंस ऑफ टन के हिसाब से राशन सामान ये वो मुंबई में आता है और जाता। उस सबकी लोडिंग अनलोडिंग जो ट्रकों में करनी पड़ती है, वो एक बहुत बड़ा आमदन का साधन बन गया इन पॉलिटिशियन कम क्रिमिनल्स के। तो उन्होंने वो उनको जो बेचारे वर्कर जो इतना बड़ा बड़ा हैवी सामान सर पे उठा के ट्रक से निकाल के बाहर रखते हैं, जब बाहर से उठा के ट्रक में रखते हैं, वो मथाड़ी उनकी एक यूनियन बना दी गई। और यूनियन के नेता भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी, भले ही वो क्रिमिनल थे सब, उनको आगे लगा दिया ताकि उनके नाम की देखिए पॉलिटिशियन से कोई नहीं डरता, लोग डरते हैं क्रिमिनल से कि पॉलिटिशियन तो हमें गोली नहीं मारेगा क्योंकि उसको इलेक्शन जीतनी है, उसको समाज में रहना है, वो अपने दामन पे दाग नहीं लगाएगा। लेकिन जो उसके नीचे कारिंदे हैं वो तो कभी भी आपको चाकू मार देंगे, आपके सर में रॉड मार देंगे, आपकी टांगे तोड़ देंगे, आपके हाथ तोड़ देंगे, आपके घर जाके आपके झोपड़ी को आग लगा देंगे, जो तोड़ देंगे। ये दस्तूर था। तो एक बहुत बड़ा डीप रूटेड नेक्सस पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स का है। और इनको कानून से कौन बचाता था? वो थी पुलिस फोर्स, पुलिस के वो गैर जिम्मेदाराना ऑफिसर जो अपनी जेबें गर्म करने के लिए ऐसे तत्वों को बना देते थे और उनकी मदद करते थे। आपने देखा होगा पिछले इतने सालों में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ऊपर कितने इल्ज़ाम लगे कि फलां एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने इतने 1000 करोड़ कमाया, दूसरे ने इतना कमाया, तीसरे ने कितना कमाया। हालांकि इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है, पर कमाया तो है। अमाउंट का फिगर डिफरेंट हो सकता है, पर कहीं ना कहीं मिली भगत तो थी। और जब हम कहते थे एक ज़माने में कि फलां गैंग ढिमका एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के करीब है, तो लोगों को यकीन नहीं आता था कि पुलिस वाले ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। महमूद कालिया दुबई से आता है, मुंबई एयरपोर्ट से उतरता है, दुबई में उसकी चेकिंग हुई, सामान चेक हुआ, स्क्रीनिंग हुआ, मुंबई में आया, स्क्रीनिंग हुआ, चेक हुआ, कस्टम क्लियरेंस हुआ, सब हुआ, कुछ नहीं था उसके पास, उसके सिर्फ कपड़े थे, चड्डी बनियान थे। और जैसे ही बाहर निकलता है उसके ऊपर एक पुलिस इंस्पेक्टर फायरिंग कर देता है और उसको मार देता है एनकाउंटर करके कि मैं इसको
पकड़ने गया था, इसने मेरे ऊपर गोली चलाई। अरे भाई, फ्लाइट में रिवाल्वर लेके कौन आने देता है? आज तक सुना आपने कभी? जिक्र हो गया। तो ये एक नेक्सस की बात मैं आपको समझा रहा हूं। और दूसरी तरफ कुछ हमारे आदरणीय वकील साहबान, जिनका काम तो ये है कि किसी बेकसूर को कानून की सजा नहीं मिले, इंसाफ हो, लेकिन वो ज्यादातर केस तो गुनाह करने वालों के लड़ते हैं। ठीक है, ये उनका प्रोफेशन है। लेकिन जब कुछ वकील गुनाहगारों के साथ मिलके प्लानिंग करने लग जाते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है? वो आपने पूना में देख लिया थोड़े दिन पहले, शरद बहल का मर्डर हुआ, उसके अपने ही बॉडीगार्ड ने किया। वो कहानी आपको सुनाएंगे, बहुत बड़ी कहानी है, वो नहीं है जो आपने अभी तक सुना है इधर उधर। हम उस पर काम कर रहे हैं बहुत ईमानदारी से। बहुत बड़ा रैकेट है। कत्ल करने के पहले आरोपी वकीलों से सलाह लेते हैं कि हमें कत्ल करके भाग के सरेंडर कैसे करना है, इसकी मदद आप हमारी कीजिए। आप कैसे करोगे? और बहुत कुछ है, वो बाद में बात करेंगे। अभी आज का दिन मैं आपको खाली एग्जाम्पल्स दे रहा। तो वकीलों का एक रोल बहुत ही निंदनीय रहा। क्रिमिनल इतने पनपते नहीं अगर उनको सही कानूनी सलाह वकीलों की तरफ से मिल जाती। और मुझे हैरानी होती है, अगर आप लिस्ट कहीं सुप्रीम कोर्ट से निकाल के देखें कि दाऊद इब्राहिम की तरफ से कौन कौन से वकील पेश हुए, अरुण गवली की तरफ से कौन कौन से वकील पेश हुए, अमर नायक की, ये तो छोड़ो, बड़े लोग थे। इनके आगे जो कारिंदे थे, मर्डर करने वाले, इनके शार्प शूटर, उनके केस किन किन वकीलों ने लड़े, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन वकील हैं तो फीस तो ली होगी, उनका काम है, ले ली, कोई एतराज नहीं। लेकिन इन क्रिमिनल्स ने इतना पैसा कमाया कैसे जो इन वकीलों को दिया? क्या उसकी जांच कभी हुई आज तक? एक भारत का कानून है, पीएमएलए, जो प्रोसीड जो होती हैं, आप क्राइम से जो पैसा कमाते हो उसको कहीं लगाते हो तो वो सीज कर लिया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और क्राइम से लगाया हुआ पैसा जहां भी जाता है उसके ऊपर एक्शन होता है। बड़े बड़े लोग इस चक्कर में फंसे, मंत्री, बड़े बड़े लीडर हिंदुस्तान भर में अंदर गए, बड़े लोगों के घर नीलाम हो गए, प्रॉपर्टीज सील कर दी गई, सीज कर दी गई। तो क्या ये कानून को थोड़ा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जुर्म के माध्यम से कमाया हुआ पैसा अगर वकीलों को दिया जाता है तो क्या वो प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है? ये सोचने की बात। मैं अपने वकील दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस पहलू पे बात कीजिए। हाँ, जो बड़े लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बाई चेक पेमेंट करते हैं, वो वकीलों को देते हैं। और हर वकील कोई बेवकूफ़ नहीं होता, बहुत सोच समझ के अपनी पेमेंट लेता है।
लेकिन ये तो एजेंसी का काम है और वकील को पता नहीं होता कि इस आदमी के पास इतना पैसा था कि नहीं, तो उसने चेक दे दिया, वकील ने अपने खाते में डाल दिया। लेकिन वो चेक कहाँ से आया, कौन से खाते से आया, इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं करता। और ये वकील का काम भी नहीं है कि वो चेक करे, उसको तो उसका वाइट में पैसा मिल गया। या कुछ ऐसे और किस्म के वकील भी होते हैं जो थोड़ा सा अमाउंट वाइट में ले लेते हैं और बाकी का ब्लैक में ले लेते हैं। ऐसे भी कुछ है चंद लोग। अब ब्लैक शीप तो हर प्रोफेशन में होती है, पूरे प्रोफेशन को बदनाम नहीं कर सकते। तो ये एक अंडरवर्ल्ड का काम करने का तरीका था। अब आते हैं आज के एपिसोड के मुद्दे पर। ये पुराने जमाने में पूरा सिस्टम हैंडल किया करते थे बिग बॉसेस। आज बिग बॉसेस तो है नहीं, कोई जेल में है, कोई भाग गया, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया। अंडरवर्ल्ड नाम की कोई ऑर्गेनाइज चीज़ नहीं है मुंबई में। लेकिन इनके वो गुर्गे जो एक ज़माने में, जैसे मैंने पहले कहा, इनकी चाय पानी बनाते थे, जेल में खाना लेके जाते थे, पाँव दबाते थे, सर दबाते थे, वो लोग आज भाई बन गए, जिन्होंने कभी कोई कत्ल नहीं किया, जिन्होंने कभी गोलियां नहीं चलाई, लेकिन इनके करीब थे। इनको मौका इसलिए मिल गया कि वो गोलियां चलाने वाले तो सब जेल में बैठे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, भूखे मर रहे हैं सब जेल में। मोबाइल का बिल भरने के पैसे नहीं हैं उनके पास, और जेल साहब को रिश्वत देने के पैसे नहीं हैं। तो ये लोग जो चमचे लोग बाहर बैठे थे, इन्होंने एक नया धंधा शुरू कर लिया। लिंक तो इनके थे, पॉलिटिशियन को जानते थे, और जो ट्रेड यूनियनिज्म के लीडर थे, वकील थे, बिजनेसमैन थे, सबको जानते क्योंकि भाई के आदमी थे। तो इन्होंने अब नए तरीके का सेटअप शुरू कर दिया। अब फर्स्ट क्लास कपड़े पहन के, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख के, एक पॉश ऑफिस बना के, बाहर पाटियां लगा के, बोर्ड लगा के, बिल्डर का, कंस्ट्रक्शन का और मथाड़ी वर्कर यूनियन का, इसका उसका, फाइनेंस कंपनी, उसके साथ साथ ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, टीवी केबल ऑपरेटर्स, इस किस्म के सैकड़ों धंधे जिनमें लोगों ने अपने पैर पसार लिए। और ऐसे लोगों के ऊपर हम आपको सीरीज दिखाएंगे जो कल तक जिनको कोई जानता नहीं था, आज वो कैसे इतने बड़े पैसे वाले बन गए। कोई एजेंसी इनको पूछती क्यों नहीं। भाइयों की बात छोड़ो, वो सबको मालूम है, लेकिन ये भाइयों के छोटे भाई जो हैं, ये आज बहुत बड़े भाई बनते जा रहे हैं, और ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी सरदर्दी भी बन सकते हैं समाज के लिए। आज के दिन में इनको जो पुलिस का प्रोटेक्शन मिल रहा है, उसमें बहुत सारे रिटायर्ड या साबका पुलिस वाले दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिंक जो आज पुलिस वाले उनके साथ हैं। अब कुछ मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करके पिछले कई दिनों से, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बोला नहीं जा रहा था, तो मैंने उनको मैसेज कर के मैसेज भेजा कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके ऊपर आने वाले दिनों में एपिसोड बनाए जा सके। कुछ लोगों ने एक एक दो दो नाम अपने इलाके से भेजे हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अब इनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो हम छोड़ पर चाल करेंगे तो उसके बाद बनाएंगे। सबसे पहले जो नाम आए, 4-5 लोगों ने भेजे, नीलेश अप्पा पराड़कर, चंबूर, छोटा राजन का खास आदमी।
पिछले दिनों कुछ साल 1.5 साल पहले इसने बर्थडे मनाया था छोटा राजन का। बड़ा धूम धड़ाका किया, डांस वांस ये वो। और उसके बाद जो तिलक नगर के सीनियर थे, जिनमें डैनी नेपाली और दूसरे लोग, बढ़िया मामा, इन लोगों ने बहुत बुरी तरह इसको झाड़ा था कि ये ड्रामेबाजी मत किया, क्यों तू छोटा राजन का नाम इस्तेमाल कर रहा। उसके बाद शायद अगला जन्मदिन इसने नहीं मनाया, या मनाया होगा मुझे मालूम नहीं, पर इसको डांट पड़ी थी। मेरी तिलक नगर में बहुत से लोगों से बात हुई थी। अब ये भाई साहब क्या क्या काम करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आप सबसे मांगता हूँ। चैम्बूर में रहने वाले भाइयों से सबसे मेरी विनती है कि इस नीलेश अप्पा पराड़कर के बारे में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो वो व्हाट्सएप पे हमारे पास भेजिए। उसके बाद है जगन्नाथ जायसवाल और देशमुख अन्ना डोंबिवली। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, बहुत बड़ा नाम हो गया है, बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा। तीसरा है शशि करखाने दादर। अब दादर एरिया में सब दोस्तों से बेनती है कि भेजिए हमें इंफॉर्मेशन। अनिल नाडोजकर उर्फ अंडिया भाई वसई बरार। अभी इतना बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन नाम काफ़ी कमाल। और वसई बरार में भाई ठाकर और उसके भाइयों के एरिया में अपना नाम बताना कोई छोटी बात नहीं। उसके बाद है शिवाजी पाटिल महाराज थाने से, और उसके साथ नानू शाह गुजरात और कल्याण। इसके ऊपर हमने एक एपिसोड भी बनाया था, मैंने नानू शाह बोल दिया था तभी, तो मुझे लोगों ने बताया कि जो नानू नहीं, नानू शाह है, बहुत बड़ा ऑपरेटर है। इसकी भी आप इंफॉर्मेशन जितनी आपके पास हो भेजिए। राजू राव सायन एरिया मेरा पुराना एरिया, एक ज़माने में रहा हूँ वहाँ पर। ये तो मैं खुद ही निकाल लूँगा, लेकिन फिर भी दोस्तों से रिक्वेस्ट है। उसके बाद अमित भोगले भांडुप। अब भांडुप बहुत बड़ा एरिया, एक ज़माने में केटी थॉमस का एरिया, और साथ में दीना बामा पाटिल का एरिया, जिसका जिक्र हमने अशोक जोशी सीरीज में किया। उसके बाद राजा ठाकुर थाने, उसके बाद मयूर शिंदे थाने। अब देखिए थाने के बहुत लोग आ रहे हैं, क्योंकि मुंबई में फिर भी थोड़ा सा अंकुश है क्रिमिनल एक्टिविटी पे, लेकिन थाने कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा। सुजीत तातिया पाटिल भिवंडी, बहुत बड़ा आदमी बन गया वहाँ पे। रमेश अन्ना सालवे थाने, ये भी थाने का। और शिवाजी ठाकुर, ये भी थाने का। और दो और आदमी हैं, ये दोनों साइन के हैं। पप्पा नायर, एक पुराना पप्पा नायर था, वो नहीं, जो को नया अभी आया, ये भी साइन का है। और शानू भाई, ये भी साइन का। अब साइन एक ज़माने में वर्धा राजन मुडलियार का हेडक्वार्टर रहा है। पुराने लोग बहुत जो उसके साथ काम करते थे, वो अभी फिर से एक्टिव होने लगे होंगे, पुराने लोग तो गए। तो अब हम एक सीरीज चलाएंगे मुंबई का नए दौर का नया अंडरवर्ल्ड। इन लोगों के बारे में आपको बताएंगे, और आपके पास जो नाम मैंने बताए
इसको आप वीडियो में सुन सकते हो बार बार। उनके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले हमें ज़रूर भेजिए। अगर आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप मांग लीजिए कि अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिए, मैं भेज दूँगा और उसके ऊपर आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमें कॉन्फिडेंशियल वे से भेज सकते हो। आपका नाम कभी किसी को नहीं बताया जाएगा। पिछले 3 साल में आज तक एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जहां किसी ने ये कहा हो कि बलजीत परमार ने हमारा नाम बता दिया, हमने खबर दी थी, हमें धोखा दिया, हमें एक्सपोज किया। ये काम हम नहीं करते। ये एक भरोसा है जो आपने हम में जताया है और आगे बढ़ते हैं इसी भरोसे को लेकर। आने वाले दिनों में इसी किस्म की खबरें लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।